जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज के कुछ एमसीक्यू जो कि आपके मिक्स होंगे। इकोनॉमी के इसमें मिल जाएंगे, आपको एनवायरनमेंट के मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में मिक्स करके लगभग 15 या 20 आपको मैं डेली प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। देखिए, जब तक वीडियो नहीं जाएगा कोई भी कम से कम 5,000 पर, वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इतनी मेहनत बेकार चली जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये जारी रखना है या फिर जारी नहीं रखना है। तो आपको जितने भी लोग हैं सभी लोग लाइक करिए कम से कम, ठीक है। और हो सके तो शेयर कर दीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कहीं पर भी जहाँ भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हो। ये यूपीएससी से रिलेटेड है और पीसीएस में आपके काम आएगा। पहला प्रश्न है आपका, कॉल मनी रेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है ये कॉल मनी रेट? पहला है, बैंक परिसंपत्ति देयताओं घाटे को पूरा करने, वैधानिक सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं का अनुपालन करने और फंड की अकस्मात मांग को पूरा करने के लिए कॉल मनी लोन का सहारा लेते हैं। कौन लेते हैं इसे? दूसरा स्टेटमेंट है, तरलता की मांग और आपूर्ति कॉल मनी रेट को प्रभावित करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, केवल आरबीआई और बैंक ही कॉल मनी मार्केट के भागीदार होते हैं। सही कौन सा स्टेटमेंट? 1-3 सही है, केवल 2 सही है, 1-2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है। आंसर है इसका सी यानी कि 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा। केवल आरबीआई और बैंक ही, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही केवल कॉल मनी रेट की भागीदार होते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी। कॉल मनी रेट वह दर है जिस पर अल्पकालिक धनराशि उधार ली जाती है और मुद्रा बाजार में उधार दिया जाता है, ठीक है। कॉल मनी रेट की अवधि 1 दिन की होती है। बैंक परिसंपत्ति देयताओं घाटे को पूरा करने, वैधानिक सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं और आने वाले टाइम में मैं बना दूंगा इनसे जुड़े हुए कुछ वीडियोस। आवश्यकताओं का अनुपालन करने और फंड की अकस्मात मांग को पूरा करने के लिए कॉल मनी लोन का सहारा लेते हैं। आरबीआई, बैंक, प्राथमिक डीलर कॉल मनी मार्केट के भागीदार होते हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा था? आरबीआई, बैंक ही केवल कॉल मनी रेट के भागीदार होते हैं, नहीं, प्राथमिक जो डीलर होते हैं वो भी इसके भागीदार होते हैं। तरलता की मांग और आपूर्ति कॉल मनी दर को प्रभावित करती है। एक मजबूत तरलता स्थिति कॉल मनी दर में वृद्धि कर सकती है और एक कमजोर तरलता स्थिति कॉल मनी में क्या कर सकती है? दर में कमी कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग आईएएस बेसिक सब्जेक्ट कोर्स यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज के सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड एक कोर्स चलाता हूं मैं, 90-58-84-72। यदि ज्वाइन करना हो तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। 2,000 रुपये उसकी फी है, ठीक है। 10% डिस्काउंट कर दिया है मैंने। यदि आप मेरे व्हाट्सएप पर GOLDE लिख देंगे, IAS बेसिक कोर्स लिख करके कोड GOLDE लिख देंगे तो आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा 2,000 पर, ठीक है। ये हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए वहीं पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, केवल व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन से कारक मुद्रास्फीति में वृद्धि कर सकते हैं? कौन से कारक है जो मुद्रास्फीति में वृद्धि कर सकते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति होती क्या है, ठीक है। तो नहीं पता है तो बुक वगैरह निकाल लीजिए, उसमें से आपको जानकारी हो जाएगी। मुद्रा के मान में कमी हो जाना ही मुद्रास्फीति होती है, यानी मुद्रा का मान जो है कम हो गया, यानी अधिक, बहुत सारी पैसों में कम चीजें आ रही हैं, कम वस्तुएं आ रही हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या वृद्धि कर सकते हैं? मुद्रास्फीति में कौन सी चीज वृद्धि कर सकती है? अत्यधिक उपभोक्ता मांग, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी? धन की आपूर्ति में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, तकनीकी नवाचार। तो कौन से रूप है? 1-2-3, 1-2-4, 1-3-4, 1-2-3-4। आंसर है इसका बी, बी यानी कि 1-2-4, 1, 2 और 4। कीमतों में वृद्धि से कोई लेना देना नहीं, किसी भी चीज की
कीमत में वृद्धि कर दी उससे मुद्रास्फीति का कोई लेना देना नहीं है। बाकी का अत्यधिक डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा पैसे देकर भी कम वस्तुएं खरीद पाएंगे, है ना। धन की आपूर्ति में यदि वृद्धि कर दी जाए, बहुत ज़्यादा धन दे दिया जाए आम लोगों को, तो क्या होगा, फिर भी जो है डिमांड बढ़ जाएगी और वस्तुओं की कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग धन होगा तो देने के लिए तैयार होंगे। तकनीकी नवाचार से भी ये फर्क पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आएगी नई तो महंगी होगी, है ना, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। जब किसी अर्थव्यवस्था में सकल मांग सकल आपूर्ति को बढ़ा देती है, ठीक है, सकल यहाँ पर लिखा रहेगा ना, ग्रॉस होता है वैसे, लेकिन नॉर्मली आप सकल को हटाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। जैसे जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति को बढ़ा देती है, ठीक है, मांग जो है आपूर्ति को बढ़ा देती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अर्थशास्त्रियों ने कुछ वस्तुओं के लिए अधिक डॉलर के व्यय के परिणाम स्वरूप मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का वर्णन किया है। यदि कोई सरकार करों में कमी करती है तो परिवार की डिस्पोजेबल आय बढ़ जाती है, ठीक है। सरकार क्या करेगी, करों में कम कर देगी तो पैसा क्या होगा, लोगों पर ज्यादा होगा, जो उसे खर्च करना है ना वो पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। यह बदले में उपभोक्ता व्यय में वृद्धि करता है। इस प्रकार सकल मांग में वृद्धि हो जाती है और अंततः मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। जब कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी कैड के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। चालू खाता घाटा क्या है ये? चालू, पहला स्टेटमेंट है, चालू खाता देश के भीतर और बाहर होने वाले वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह की गणना करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, चालू खाता घाटा अल्पाधिक सॉरी चालू खाता घाटा अल्पावधि में किसी यानी कि कम समय में किसी ऋणी राष्ट्र की सहायता कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, उच्च सॉफ्टवेयर सेवा प्राप्तियां और निजी हस्तांतरण चालू खाता घाटा कम कर सकते हैं। स्टेटमेंट कौन सा सही है इसमें से? एक दो, एक तीन, दो तीन या फिर एक दो तीन? आंसर है इसका सी। सी यानी दो और तीन, पहला इसमें गलत है। क्या कहता है? चालू खाता घाटा जो है निर्यात से प्राप्त होने वाले धन और आयात पर व्यय होने वाले धन के बीच की कमी को इंगित करता है। जो विदेशों से जो आयात निर्यात होता है, यदि मान लीजिए हमारा निर्यात, यहाँ से हम माल कम बेच पा रहे हैं, बाहर से ज्यादा ला पा रहे हैं, यानी कि हमारी मुद्रा ज्यादा खर्च हो रही है बाहर जा करके, है ना, बाहरी सामानों पर, तो क्या होगा, इससे चालू खाता घाटा जो हमारा बढ़ जाएगा। कमी को इंगित करता है कैड, अधिशेष, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर प्राप्त और प्रेषित धन के बीच के अंतर और विदेशों में उत्पादन के घरेलू स्वामित्व वाले कारकों से धन के हस्तांतरण का भी मापन करता है। चालू खाता के तहत निवल आय, ठीक है, निवल और ये ऐसे शब्द आया करें तो नॉर्मली यदि सोच रहे हो तो ऐसे छोड़ सकते हो। चालू खाता के तहत आय, ब्याज, लाभांश तथा विदेशी सहायता, प्रेषण, दान जैसे हस्तांतरण शामिल किया जाता है, ठीक है। चालू खाता के अंदर क्या होगा, आय भी शामिल की जाएगी, ब्याज भी शामिल की जाएगी, लाभांश और विदेशी सहायता मान लीजिए कहीं से आ रही है उससे भी, और दान यदि कोई दे रहा है वो भी हस्तांतरण शामिल किए जाते हैं चालू खाता में, ठीक है। बढ़ता कैड यह दिखाता है कि यह वह देश अप्रतिस्पर्धी हो गया है, यानी कि वो चीजें बाहर नहीं बेच पा रहा है ज्यादा, लेकिन आयात बहुत ज्यादा कर रहा है। अपनी देश की क्षमताएं जो है धीरे धीरे गिर रही हैं और निवेशक वहां निवेश करने को तैयार नहीं है। यही कारण होता है कि निवेशक जो है निर्यात जहां से ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, विदेशी लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने जैसे मान लीजिए चीन है, तो चीन में क्या बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वहाँ का जो निर्यात है, उनका जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनियों को भरोसा होता है कि कम से कम जो माल बनेगा कम से कम बाहर बेचने तो जाएगा वहाँ से बन करके,
ठीक है। अब जो देश घाटे में चल रहा है, कंपनियां कैसे आएंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष उत्पाद के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना निम्नलिखित में से किसे हतोत्साहित कर सकता है? ये क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी। पहला, घरेलू मूल्य संवर्धन को, एसोसिएटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, एफडीआई को, कच्चे माल की तुलना में तैयार माल के आयात को। पहला स्टेटमेंट दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या फिर दो सही है। आंसर है इसका ए। ए यानी कि एक और दो सही, तीसरा सही नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना एक ऐसी स्थिति है जहां तैयार माल पर आयात शुल्क कच्चे माल पर आयात शुल्क की तुलना में कम होता है। ठीक है, तैयार माल पर आयात शुल्क की अपेक्षा कच्चे माल पर आयात शुल्क क्या होता है? कम होता है। ये होता है इन्वर्टेड ड्यूटी। तो लोग क्या करेंगे? कच्चा माल मंगाना पसंद करेंगे, जो कि ऐसे तैयार माल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि टायरों के आयात पर टैरिफ यानी आयात कर कितना है? 10%। और प्राकृतिक रबर टायरों के उत्पादन में उपयोग होती है, जो प्राकृतिक रबर के आयात पर टैरिफ 20% है। अतः यह इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना की स्थिति को इंगित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उदारीकरण के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। इस संदर्भ में संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ क्या है? जनसांख्यिकीय विशेषताओं में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन प्रतिरूप में परिवर्तन, या फिर कृषि के उत्पादन प्रतिरूप में परिवर्तन। तो संरचनात्मक जो होता है वो होता है आंसर बी, यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सकल घरेलू जीडीपी में योगदान में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन। कौन सा क्षेत्र कितना जो है योगदान दे रहा है जीडीपी में? संरचनात्मक परिवर्तन एक लंबी अवधि में आर्थिक परिवर्तन की मूल विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थव्यवस्था की संरचना का आशय आर्थिक ढांचे की संरचना, व्यावसायिक संरचना, आय का क्षेत्रवार विवरण, औद्योगिक पैटर्न, निर्यात संरचना, बचत जीडीपी अनुपात आदि से है। एलपीजी सुधारों के कारण बड़े पैमाने पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बाद के वर्षों या दशकों में सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विगत 500 वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण लगभग 800 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातियां जो है विलुप्त हो गई हैं? पहला स्टेटमेंट है स्टेलर सी काऊ। इन्हें आप याद करिएगा, ठीक है, जो मैं बताता जा रहा हूँ इनके आने की संभावना जो है ज्यादा रहेगी। क्वेगा, कैस्पियन बाघ, या फिर स्लोथ बेयर। 1 2 3, 1 2, 1 3 4, 1 2 3 4। आंसर है इसका ए, यानी 1 2 3 सही है, चौथा वाला गलत। अभी ये क्या हुआ है? विलुप्त नहीं है, स्लोथ बेयर। हाल ही में विलुप्त हुए जीवों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे डोडो है मॉरिशस में, कुबेगा कहाँ है? अफ्रीका में, थाइलासिन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, स्टेलर सी काऊ कहाँ है? रूस में। बाघ की 3 उपप्रजातियां जो कि बाली, जावन और कैस्पियन, ये भी विलुप्त हो गई हैं। स्लोथ बेयर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय रूप से पाया जाता है। इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में मुख्यतः पर्यावरण क्षति और विखंडन के लिए जो है रखा गया है ना। तो स्लोथ बेयर ये ध्यान रखना है, रेड लिस्ट में है ये। नेक्स्ट है आपका, ध्रुवीय या समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता की संभावित कारण क्या हो सकते हैं? ये बताइए। ध्रुवीय क्षेत्र जानते हैं आप, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जानते हैं? ये आपको मैप में पता पड़ेगा। जब आप मैप खोलोगे और ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ोगे तो ध्रुवीय यानी कि ध्रुव ऊपर की तरफ
अक्षांश रेखांश इसके बारे में जानना चाहिए आपको, बेसिक जानकारी, तब ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। मुझे उम्मीद है इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। समशीतोष्ण क्षेत्र के विपरीत उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अक्षुण्ण रहे हैं, ये कारण है। दूसरा स्टेटमेंट है समशीतोष्ण क्षेत्र के विपरीत उष्णकटिबंधीय पर्यावरण कम मौसमिक अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य है। तीसरा स्टेटमेंट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। पहला दूसरा, पहला तीसरा, 2 3 या फिर 1 2 3। आंसर इसका क्या है? डी। सभी के सभी इसमें सही है ये। तो ये अपने आप में विश्लेषण है, इसे आप देख लीजिएगा। और आज उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। जहाँ वर्षा ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा? प्रजातियां ज्यादा होंगी, ज्यादा मात्रा में होगा। जहां पर धूप आएगी वही तो है उष्ण। उष्ण यानी कि जहां पर धूप ज्यादा है, ठीक है। शीतोष्ण, शीतोष्ण यानी शीत भी है और उष्ण है। उष्ण है तो कहां पर ज्यादा होगा? उष्ण में ज्यादा होगी। ध्रुवीय में तो कम होगा, ये ठंडा क्षेत्र है। नेक्स्ट, स्वनिर्भर और सहनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सा सबसे स्थिर है? जंगल स्थिर है, मरुस्थल, महासागर या पर्वत? तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाते हैं। इसका आंसर है महासागर। महासागर जो है ज्यादा स्वनिर्भर है, उससे ज्यादा इधर उधर से उसी में चीजें उगती हैं, खत्म होती हैं, उगती हैं, खत्म होती हैं। सहनशीलता भी इसमें बहुत ज्यादा होती है ना। तो जैव विविधता जो है संभालने की अगर बात आए तो महासागर अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं और क्षेत्रों की अपेक्षा, क्योंकि अभी मानव का जो है आगमन ज्यादा नहीं हुआ है। हालांकि हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना नहीं हुआ है। आंसर सी है, ठीक है। महासागर एक स्वनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के 1/3 क्षेत्र को कवर करता है, 75% 70%। यह सबसे पुराना पारिस्थितिक तंत्र है। यह प्राकृतिक आपदाओं से कम प्रभावित होता है, ठीक है। यह एक अत्यधिक विविधतापूर्ण फाइटोप्लैंक्टन से समुद्री घास से व्हेल तक, है ना। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? जिसे मछलियों का ये भोजन है होता है, ठीक है। और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है और इसमें प्रारंभिक जीवन रूपों का विकास हुआ है। विकासवादी इतिहास भी स्थलीय पर्यावरण की तुलना में अधिक है। सराय, सराय जो है मध्यकालीन भारत की एक प्रमुख विशेषताएं थी। सराय था क्या? ये मंदिर के सामने स्थित विशाल कक्ष था, ये वक्राकार मेहराब था, धर्मशाला है, धर्मशाला को कहा जाता था सराय, या फिर दीवारों और फर्श पर पच्चीकारी अलंकरण। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं मध्यकालीन भारत से, वास्तुकला से संबंधित। इसका आंसर है धर्मशाला थी, धर्मशाला को सराय बोला जाता था, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, या फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है, इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी से दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। प्रबंध, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये इनके द्वारा रचित संगठन है या लोग हैं, व्यक्ति हैं, ठीक है। प्रबंधन अलवारों द्वारा रचित था। द्रविड़ वेद जो है नयनारों द्वारा रचित था। अष्टाध्यायी कपिल द्वारा रचित व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ है। तो अलवार होते कौन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अलवार जो होते हैं विष्णु, विष्णु के एक तरह से क्या होते हैं, रास्तों पर चलने वाले, विष्णु को मानने वाले होते हैं। और नयनार कौन होते हैं? जो शिव के उपासक होते हैं। ये विष्णु के उपासक होते हैं, ये शिव के उपासक होते हैं, ठीक है। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा। आंसर है इसका बी। बी यानी कि 1 और 2 सही है, ये और ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अष्टाध्यायी जो है भारतीय व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित थी, ठीक है। 6वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व में व्याकरण का था, संस्कृत में ही लिखा गया था। यहाँ पर दिया गया है, वैष्णव कवि संतों को अलवार के रूप में जाना जाता है। विष्णु भक्ति के समर्थन लोगों को दर्शाता है। एक तमिल शब्द है ये, क्या? आलवार। इन्होंने विष्णु के लिए एकल भक्ति का प्रचार किया और उनके गायनों को सामूहिक रूप से प्रबंधन के रूप में जाना जाता था।
ये आ सकता है कभी भी, यूपीएससी में कभी भी सरल चीज आ जाती है कि आलवार और नयनार क्या है ना। तमिल में नयनार यानी शिव भक्त के रूप में जाने जाने वाले 63 संतों में से कई की गतिविधियों के माध्यम से दक्षिण में शैव धर्म जो है शुरू हुआ था। तमिल में उनकी आकर्षक भावनात्मक गायनों को तेवारम श्रोतम कहा जाता है। क्या कहता है? तेवारम श्रोतम। इसे द्रविड़ वेद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और स्थानीय शिव मंदिरों में इनका गायन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में भारत के उच्चतम न्यायालय को अति महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उच्चतम न्यायालय की भूमिकाएं और कारक क्या हैं? यह एक संघीय न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अपील का शीर्ष न्यायालय है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रत्याभूति करता है। प्रत्याभूति यानी कि प्रदान करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, ये कह सकते हैं। यह संविधान का संरक्षक है। तो आंसर क्या है? 1 2 3 1 3 4 2 3 1 2 3 4 सारे के सारे। आंसर इसका डी, सभी सही है। देखिए ये प्रश्न जो है डायरेक्ट आया था बहुत सिंपल रूप में आईएएस के अंदर। संविधान, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, वो उच्चतम न्यायालय है, ना कि राष्ट्रपति। कुछ लोग राष्ट्रपति लगा के आए थे बहुत सारे कंफ्यूजन में, और किसी किसी बुक में दे भी रखा है। ठीक है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति न लगा करके क्या लगाना है? उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? संविधान की रक्षा। तो इतने से प्रश्न हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो यदि प्राप्त करना है, कम से कम ये वीडियो 5000 पर पहुंचेगा तो ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, वरना ये यहीं पर जो है पहल समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।